ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की दुनिया में वापस। आज हमारा थर्ड डे है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा कंप्यूटर्स के बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से पहले पढ़ लें। ठीक है। इसलिए हम लोग आते हैं पहले फंडामेंटल्स में। ठीक है। ये है हमारा फंडामेंटल्स। मतलब कंप्यूटर का भी यही बेसिक है। देखो इसे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। मतलब यह है कि कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है। जिसको उन्होंने यहाँ पे देखो हिंदी में भी लिखे हैं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। और जिसको नोट्स चाहिए वो कमेंट करे। हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और इन चीजों को वो अच्छे से समझ सकता है। ठीक है। बाकी ये देखें, ये हमारा क्या होता है, ये इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारा सीपीयू होता है। और ये हमारा कीबोर्ड होता है। और ये हमारा माउस होता है। ऐसे ही और भी डिवाइसेस होती हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। वही जो पहले वीडियो में पढ़ाए थे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। यूज टू प्रोसेस डाटा, बाइनरी कोड। मतलब पता ही है कि कंप्यूटर और जो हमारा है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी नंबर्स होते हैं जो कि होते हैं 0 और 1। क्योंकि यही होते हैं डिजिटल, इसीलिए डिजिटल, इसको हम लोग डिजिटल भी कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता भी होता है और बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, P for particularly, U for used, for T for trade, E for education और R for research। ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर पूरा इसको मिला के देखा जाए तो ये हुआ कि कॉमनली ऑपरेटेड मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि एक ऐसी मशीन, मतलब मशीन, एक ऐसी मशीन जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। पार्टिकुलरली यूज फॉर, पार्टिकुलरली मतलब स्पेशली यूज फॉर मतलब उस किस चीज में यूज कर सकते हैं, ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये तीनों के क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस है, अथवा दुनिया का पहला कंप्यूटर अबेकस को ही बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं देखो, ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर जब कोई पूछे तो ये बोलेंगे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तभी होगा, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक से तो हमारा फैन भी चलता है, क्या हम उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक से हमारे बल्ब जलते हैं, बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रिक से जलती है। तो क्या उसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं? नहीं। कंप्यूटर का मतलब होता है कि वो डिवाइस जो कैलकुलेशन कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वाला हो या इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं हो। ठीक है। क्योंकि अबेकस जो था वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ठीक है। वो एक तरह से मान के चलो कि लकड़ी का एक बना हुआ था जिसमें तार पिरोए हुए, मतलब गेंद छोटी छोटी होती थी। रुको हम दिखा रहे हैं। ये है हमारा, देखो ये है हमारा अबेकस। इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत है? कोई इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कंप्यूटर उसे बोल सकते हैं जो कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन करता हो। ठीक है। फिर से वापस आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन, है, जिसे 1946 में जॉन मर्चली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद क्या है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। सबको पता है, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, लेकिन सबको पता है कि ये कहा जाता है। फिर कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर का सबसे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल। ठीक है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है? 0 माना जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो खुद से कुछ सोच नहीं सकता है। ठीक है ना। ये सोचने की क्षमता को ही हम लोग आईक्यू लेवल में नापते हैं। तो कंप्यूटर खुद से कुछ सोच नहीं सकता है, तो इसलिए कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है।
अब इसमें देखो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक मतलब मतलब उसके भाग किस में भागों में बांटा गया, जैसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसकी विशेषताएं क्या है कंप्यूटर की। तो विशेषताएं, गति यानी कि स्पीड, डिलीजेंसी यानी कि लगन, कोई भी काम, जैसे देखो स्पीड यानी कि स्पीड इज a स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट कैन सॉल्व मिलियंस एंड ट्रिलियंस कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो मिलियंस ट्रिलियंस कैलकुलेशन एक सेकेंड में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद डिलीजेंसी मतलब कंप्यूटर कैन वर्क मेनी हावर विदाउट फीलिंग टायर्ड, मतलब कंप्यूटर कितने देर भी काम करे लेकिन वो बोर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इंसान है, हम लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है एक तरह से उसी का कैरेक्टरिस्टिक का, जिसमें स्पीड पढ़े हम लोग, इंटेलिजेंसी पढ़ लिए। बाकी आगे देखते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि कंप्यूटर कुड वर्क विदाउट एनी मिस्टेक, इवन इफ यू गेट एनी मिस्टेक इट शुड डन बाय ह्यूमन, मतलब कंप्यूटर जो होता है शुद्धता के साथ काम करता है, कोई बिना मिस्टेक किए। समझ में आया। उसके बाद क्या है, वर्सटाइलिटी, कंप्यूटर को डिफरेंट वर्क एट ए सेम टाइम लाइक टाइपिंग, म्यूजिक लिसनिंग, डाउनलोडिंग etc, मतलब ये कई सारे। वर्सटाइल का मतलब आता है सार्वभौमिक, कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है, ठीक है। जैसे टाइपिंग, म्यूजिक लिसनिंग, हम लोग टाइपिंग भी कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं और कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, सबको पता है, भंडार। हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं स्टोर रूम, स्टोर रूम में क्या करते हैं, कोई भी सामान जिसको यूज नहीं करना है, बाद में कभी लाइफ में यूज करना हो उसको हम लोग रख सकते हैं। इस तरह स्टोरेज ही ऐसे ही सेम यही है, ठीक है। जिसमें लिखा है, क्या लिखा है, इन कंप्यूटर वी कैन स्टोर एनी वर्क फॉर फ्यूचर यूज, मतलब स्टोर रूम में वही चीजों को रखते हैं जो फ्यूचर में यूज करने लायक हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन, ठीक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, इसमें अभी बताया है ऊपर की, सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, अबेकस, अबेकस कैलकुलेटर, ठीक है। अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट इन्वाइटेड invented by Chinese educationists approx 500 years ago. It is also known as count frame. It made by wood frame. This calculator was help to each student uh, how to add or subtract number, मतलब ये अबेका जो बना था वो सिर्फ जोड़ और घटाना कर सकता था। ये लगभग 500 साल पहले बना था और ये बना था चीन में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा बना था नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स क्या है, दिस कैलकुलेटर इन्वेंटेड इन 1670 by John Napier. It was a manually operated calculating device. It was used for the calculation of product and quantities, quantities of a number. The method was based on lattice multi मल्टीप्लीकेशन, लैटिस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये 1617 में बनाया गया था और ये मानव के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। इसमें गुणा भी होता था, तीनों तीनों कार्य होने लगे, जोड़ भी, घटाना भी और साथ में गुणा भी और भाग भी, ठीक है। इसमें चार कार्य होने लगे थे जो कि नेपियर बोन्स ने बनाया था, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारे चीजें इन्वेंशन हुई। फिर उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर का यूज हुआ, फिर लिवेनेज लेज कैलकुलेटर बना था, मतलब ऐसे बहुत सारे है। उसके बाद जो बेसिकली हाईलाइटेड था वो था ये, जिसमें बोला जाता था, किसको बोल क्या बोला जाता है, एनालिटिक इंजन। इन 1833 ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन सर चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड ए कैलकुलेटर कॉल्ड एनालिटिक इंजन और डिफरेंशियल इंजन, मतलब इसको एनालिटिक इंजन भी बोलते थे और डिफरेंशियल इंजन बोलते थे। सर चार्ल्स बेबेज known as father of computer because the calculator has modern computer properties like working based on binary number system। ये कंप्यूटर जो बना था ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता था, पहला कंप्यूटर था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखो, उसके बाद इसके बाद आया था 1887 यानी कि 1887 में पंच कार्ड कैलकुलेटर। मतलब देखो वहां से इन्वेंशन शुरू हुआ बेकस से, और धीरे धीरे बहुत टाइप के आए। देखो उसके बाद ये आया मार्क वन, प्रोफेसर हार्वर्ड लेकिन इन्वेंटेड ए कैलकुलेटर कार्ड मार्क वन, इट वाज ए हाई स्पीड कैलकुलेटर मार्क वन, जिसको हम लोग सुपर कंप्यूटर में भी जोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं कि सुपर कंप्यूटर भी था एक तरह से, मान लो मार्क वन। उसके बाद देखो हमारे कंप्यूटर्स को जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब जनरेशन क्या होता है, जनरेशन का मतलब ये समझ लो, जनरेशन एक वर्ड ऐसा है कि ये जरूरी नहीं कि हम लोग कंप्यूटर में ही यूज करें, ये हर चीज में होता है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जैसे मान लो हमारे दादा थे, वो एक पीढ़ी हो गए, दादा के पिता मतलब लड़के जो हो गए हमारे पापा, वो एक पीढ़ी हो गई, फिर हम हैं, फिर हमारे लड़के, मतलब ऐसे करते करते एक एक पीढ़ी होती है। ऐसे ही कंप्यूटर्स के मतलब ये समझो कंप्यूटर में कि एक कंप्यूटर बना, फिर उसके बाद एक ऐसा कंप्यूटर बना जो उसी से रिलेटेड है, बट कार्य उससे थोड़ा अलग है, स्पीड अलग है, उसकी क्षमता अलग है, और वो साइज मान लो अलग है, बहुत चीजों को चेंज करके एक अलग नया तरीका से कंप्यूटर बनाया गया। लेकिन बना किससे, जो पहला बना है उसी से रिलेट करके, इसीलिए उसको पीढ़ी माना जाता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन है, फिर उससे रिलेट करके फिर अगला जनरेशन बना, फिर उससे रिलेट करके फिर अगला जनरेशन बना, ऐसे करके बनता गया और अलग अलग जनरेशन में डिवाइड होते गया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 5 जनरेशन हम लोग में है, जो कि अभी भी 5 जनरेशन माना जाता है कि पांचवा जनरेशन जो है का कंप्यूटर सारे हैं, ये जितने भी हम लोग कंप्यूटर यूज के लिए 5वें जनरेशन के हैं। ठीक है, उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो अगर हम जनरेशन की डीपली बात करें, ठीक है, जनरेशन की अगर डीपली बात करें, तो एक तरह से जो जनरेशन हमारा, जैसे इसमें क्या अगर पूछे कोई कि जनरेशन में क्या चीजों को चेंज किया गया है, कैसे अगर हम इसको माने तो कैसे माने कि हाँ ये जनरेशन है, अलग जनरेशन है, तो ये माना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इन दिस जनरेटर जनरेशन वैक्यूम ट्यूब आर यूज्ड एज मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मेन कंपोनेंट मतलब समझे हो ना, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियोज में कि मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारे कंप्यूटर का सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू आज के जो है जिनको बोलते हैं हम लोग एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर, यही मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए ही यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब को। ठीक है, और इसी को जनरेशन में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्रोसेसर के जगह पे ये यूज किया गया था। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के जो है कंप्यूटर्स जो बने गए थे, जैसे एनिएक, यूनिवेक, एडवेक, आईबीएम 650 और आईबीएम 701, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। फिर उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन। देखो यहाँ पे डेट भी रहता है 1955 से लेकर 1963, तो इसमें अपवाद है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतना ही होगा। नेट पे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कोई 55 होता है, तो कोई 54 से होता है, कोई 53 से होता है, तो इसका कोई ज्यादा मत सोचना, बस ये समझना कि हाँ कौन से जनरेशन में क्या हो जाएगा था। फिर देखो दूसरे जनरेशन में क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर ये भी प्रोसेसर के लिए ही यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये अगला जब इसमें एडवांस हो गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, साइज में छोटा हो गया हमारा कंप्यूटर ट्रांजिस्टर लगाने के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटा आता है, वैक्यूम ट्यूब बल्ब की तरह होता है बड़ा बड़ा। ठीक है, तो इस वजह से ट्रांजिस्टर जब लगा तो इसको भी हम लोग अलग जनरेशन में डिवाइड कर दिए कि ये अलग जनरेशन है, क्योंकि बना तो उसी से है लेकिन बस प्रोसेसर की चीजें चेंज हो गए। अब इसमें देखो, इसमें हमारे लैंग्वेज भी आ गए, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, जिसमें देखो ट्रांसलेटर क्या लिखा है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, एल्गोल, एल्गोरिदम एंड कोबोल। ठीक है, कोबोल आ गया, एल्गो आ गया, फोटान आ गया, ये सब लैंग्वेज, जैसे आज के डेट में सी लैंग्वेज, एचटीएमएल, पीएचपी सब लैंग्वेज चलते हैं ना, उस समय की ये लैंग्वेज है, फेमस लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में ये बना था आईबीएम 1620, आईबीएम 1794, सीडीसी 1604, मतलब ये सारे क्या है, हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन आते हैं। थर्ड जनरेशन में हमारा यूज होने लगा आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब समझना जनरेशन बस वही बदल रहा है, सारी चीजें वही है, बस साइज में जैसे 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 छोटा करता गया, जैसे
मेन प्रोसेसर ही होता था, प्रोसेसर छोटा हो गया तो बाकी सब चीजों को ऑटोमेटिक आराम से छोटा कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो प्रोसेसर ही होता है। तो इसी इसमें आईसी लग गया, आईसी जब लग गया तो और हमारा कंप्यूटर छोटा होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में ये सारे कंप्यूटर्स हमारे आ गए। ठीक है, थर्ड जनरेशन के ये सारे कंप्यूटर्स हैं जिसमें IBM 360, IBM 370, ये सारे चीजें हैं। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आ गए हमारे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाले। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें अब हम लोग देखो साइज जो होता है वेरी लार्ज अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, कितने सारे लैंग्वेजेस यूज होने लगे। और इसमें कंप्यूटर देखो इसी में आया था हमारा क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर क्रे 1। क्या है, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। फिर Cray-XMP सुपर कंप्यूटर, ये सब सुपर कंप्यूटर है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर के इन्वेंशन हुए हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हो गया जो सबसे छोटा हो गया, सबसे फास्टेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा पांचवा पीढ़ी का जनरेशन है जो कि अब तक चल रहा है। ठीक है, अब तक चल रहा है। और पांचवे जनरेशन में जो सर्किट लगा है प्रोसेसर के लिए वो है VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसी में हमारा आया है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और रोबोट्स, यानी कि हमारा जो AI सिस्टम है, रोबोट सिस्टम, ये सब किस में आया है, पांचवें जनरेशन में। ठीक है, और अब तक हमारा जो अब है, क्योंकि जनरेशन अब चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल सारे प्रोसेसरों में अब यही चीजें यूज होती हैं। बस इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है और कुछ इसमें चेंज नहीं होता है, इसलिए ये चीजें बनती है। और देखा जाए तो जनरेशन अभी है, लेकिन जनरेशन कंप्यूटर का नाम जनरेशन होके अब उसमें जो छोटी छोटी डिवाइसेस लगी है उनका होता है। जैसे हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर जनरेशन वाइज आते हैं, अब हार्ड डिस्क जनरेशन वाइज आते हैं, रैम जनरेशन वाइज आते हैं। आगे इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे कौन सा जनरेशन चल रहा है इस समय और क्या जनरेशन आने वाला है। ठीक है, क्या क्या जनरेशन प्रोसेसर में आ चुका है, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आते हैं, जब ये देखो ये जो जनरेशन वाला है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब आगे CPU के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो प्रोसेसर पे भी एक टॉपिक बनाएंगे, उस टॉपिक पे मतलब एक लंबी वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रोसेसर के बारे में सारी चीजें जानेंगे और प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे उस समय कि हाँ प्रोसेसर में क्या जनरेशन चल रहा है, क्या चीजें हो रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर के ये प्रकार हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफॉर्म कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अब ये होते क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को रीड करते हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब समझो जैसे हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे, या मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापता है, यानी कि वो भी एक एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू हमको दिखाता है कि हाँ क्या चीजें हैं, क्या चीजें चल रही थी। हमारे एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को रीड करते हैं। दूसरा हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट्स पे काम करते हैं। जैसे हम जो अभी यूज कर रहे हैं जो कि बाइनरी सिस्टम है, पता है ना कि लैंग्वेज जो हमारा है ये समझता है बाइनरी नंबर, यानी कि 0 और 1, तो 0 1 डिजिट हुआ, तो इसीलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और रहा हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिक्सचर है, वो एनालॉग का भी काम करता है और डिजिटल का भी काम करता है। जैसे हम लोग देखे होंगे, जैसे पेट्रोल पंप देखे हो लोग, पेट्रोल पंप क्या करता है, दोनों काम होता है, वो तेल को नापता भी है और हमको डिजिट्स में दिखाता है। वही काम हमारा ATM मशीन करती है, पैसे को गिनती भी है और प्लस हमको डिजिट्स में दिखाती है कि हाँ इतने पैसे निकाले गए हैं या इतने पैसे। तो ये हमारे क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब देखो डिजिटल कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रॉम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सब लोग जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। मेनफ्रॉम कंप्यूटर्स जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, कुछ जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं,
वो लोग यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर भी वो सब। हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटा होता है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये क्या है हमारे मोबाइल, ये सब हमारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। बाकी इसमें डिटेल्स में सब चीजें हैं। और क्या क्या इसमें आता है, जैसे अनलॉक कंप्यूटर में देखो क्या दिया है, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीड नापने वाला, ये सारी चीजें क्या आती है, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। फिर ये डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर सबको पता है कि क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर देखो डेस्कटॉप है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर देखो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रॉम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। देखो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स है। ठीक है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेनफ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब देखो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में देखो ईसीजी मशीन, सब लोग देखे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स को दिखाता है प्लस डिजिटल में भी दिखाता है। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं, क्रेवन को। और इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं, परम थाउजेंड। ठीक है। परम थाउजेंड क्या है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो ये एक चार्ट है, जिसको हमको समझना है बारी बारी से। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नहीं सॉरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इतनी सारी चीजें होती हैं, डिजाइन किया गया है, और ये सॉफ्टवेयर में इतनी सारी चीजें होती है, जो उसको हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को पूरा पढ़ना है यहाँ तक। समझ में आया। ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और इस चीजों को समझेंगे। जो चीज ना समझ में आए आप लोग बोलेंगे तो उसके बारे में एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो आएगा, और सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। ठीक है। तो बाकी आज के लिए धन्यवाद। बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे हम लोग, और जो चीज ना समझ में आए आप लोग पूछिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है। धन्यवाद।